सभी को नमस्कार। कॉलेज शिक्षा राजस्थान की ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत की जलवायु से संबंधित अन्य जो अध्ययन हैं वो आगे के वीडियो में हम जारी रखेंगे। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, सह आचार्य भूगोल। सबसे पहले जलवायु की जब हम बात करते हैं तो दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक मौसम यानी वेदर और एक जलवायु। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा हम देखते हैं। यानी किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान का जलवायु कहते हैं। हम कह सकते हैं कि मौसम एक अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए घटित एक मौसमी घटना है, जबकि जलवायु जो है वो मौसम का ही दीर्घकालिक रूप है। हम सामान्य तौर पे बोलते हैं कि आज का मौसम कैसा है, हम ये नहीं कहते कि आज का जलवायु कैसा है। हम जब जलवायु की बात करते हैं तो हम कहते हैं किसी स्थान का जलवायु कैसा है, वो एक प्रकार का एवरेज है। इसी तरह से मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु जो है वो अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है। मौसम व जलवायु दोनों के तत्व समान ही होते हैं। कौन कौन से तत्व? जैसे तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता है, ये मौसम के तत्व भी हैं और जलवायु के तत्व भी, क्योंकि इन्हीं के मिश्रण से मौसम बनता है, इन्हीं से जलवायु बनता है। मौसम में परिवर्तन अल्प समय में ही हो जाता है और जलवायु में परिवर्तन एक लंबे समय के दौरान होता है। हम जलवायु परिवर्तन की बात आजकल सुनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन तब माना जाएगा जब काफी सालों तक यानी औसत रूप से 30 से 35 साल तक मौसम में बदलाव या जलवायु में बदलाव हो, तो उसे हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे। किसी देश के जलवायु का अनुशीलन करने के लिए या अध्ययन करने के लिए हमें वहां के तापमान, वर्षा, वायुदाब और पवनों की गति तथा दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। जलवायु के इन सभी अवयवों पर देश विशेष के अक्षांशीय विस्तार, उच्चावच एवं जल व स्थल के वितरण का काफी प्रभाव पड़ता है। हम ये जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि इसका जो दक्षिणी भाग है कर्क रेखा का वो उष्ण कटिबंध में है तथा इसका उत्तरी जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि मध्य एशिया से आने वाली जो शीत पवनें, ठंडी जो हवाएं हैं, उनको हिमालय रोकता है, और यही कारण है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यदि हिमालय नहीं होता और ये शीत पवनें भारत में एंटर करती तो शायद जलवायु हमारा कुछ अलग होता। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों के प्रभाव के कारण भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु कहते हैं, या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं, या साधारण रूप से मानसूनी जलवायु भी कह सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि मानसूनी पवनों का ही हमारे जलवायु पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण देश में मानसूनी जलवायु होते हुए भी इसमें अनेक प्रादेशिक विविधताएं पाई जाती हैं। यानी हमारा जो जलवायु है उसमें आपको बहुत विविधता पाई जाएगी। आप देखेंगे कि गर्मियों का जब समय होता है तो पश्चिमी मरुस्थल में तापमान 50 डिग्री को छूता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास का तापमान
45 -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और उसी रात को उसी समय त्रिवेंतपुरम यानी दक्षिण में या चेन्नई में तापमान 20 या 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि एक ही समय देखिए आप कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तापमान हम रिकॉर्ड करते हैं। ये विविधता है। इसी प्रकार दिन रात के तापमान में भी आपको विभिन्नता पाई जाएगी। जैसे केरल और अंडमान में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 से 8 डिग्री का डिफरेंस आपको मिलेगा, जबकि थार मरुस्थल में दिन का तापमान यदि 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, यदि 50 डिग्री सेल्सियस है तो रात का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुंचता है। ये डिफरेंस देखिए आप। वर्षण को देख लीजिए, वर्षण की मात्रा में भी अंतर मिलता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित मौसिनग्राम और चेरापूंजी में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, जबकि इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा सिर्फ 12 सेंटीमीटर से कम होती है। इसी प्रकार से उत्तरी पश्चिमी हिमालय व पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। ये वर्षण में विभिन्नता आप देखिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इसी समय दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत व शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, जबकि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शीत ऋतु के आरंभ में होती है, यानी लौटते हुए मानसून से होती है। ये विभिन्नताएं हमारे यहाँ पे हमारे जलवायु में हमें देखने को मिलती हैं। फिर हम देखेंगे कि भारत की जो जलवायु है उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, अक्षांश यानी भारत की लोकेशन। भारत में कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारे साल ऊंचे तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव हम करते हैं। इसी प्रकार कर्क रेखा से उत्तर स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा से दूर जैसे जैसे आप जाएंगे उसके कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। तो देखिए अक्षांशीय जो पोजीशन है भारत के अलग अलग क्षेत्रों की, उसका प्रभाव जलवायु पे किस प्रकार से पड़ता है। समुद्र तट से दूरी की यदि हम बात करें तो लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में जो तटीय भाग होते हैं वहां पे समकारी जलवायु पाई जाती है, यानी इक्वेबल क्लाइमेट पाया जाता है। और भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि कोच्चि में वार्षिक तापांतर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंस देखिए। इसी तरह कोलकाता में वार्षिक वर्षा 119 सेंटीमीटर है, जबकि बीकानेर में सिर्फ 24 सेंटीमीटर। समुद्र तट से दूरी का प्रभाव इस प्रकार से जलवायु पे हम देख सकते हैं। हिमालय पर्वत क्या कारक के रूप में काम करता है? उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करता है। उत्तरी पवनें यानी जो शीत पवनें हैं मध्य एशिया से जो आती हैं, जमा देने वाली यह ठंडी पवन उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। हमारे यहाँ ये पहुंच नहीं पाती हिमालय के कारण। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मॉनसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनते हैं। जैसे जो हमारी मॉनसूनी पवनों की जो ब्रांच है वो हिमालय को जब टकराती है तो इसके पार ना जाकर और भारत के भागों में ही वर्षा वो करती है।
ये कारक है जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में तीन और हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल में इस विभेदी तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतु में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता के कारण ही मानसूनी पवनें यहाँ पहुंचती हैं, यानी जो भिन्नता है वायुदाब में उसके कारण ही मानसूनी पवनों का उत्क्रमण होता है। ठीक है, तो जल और स्थल का जो वितरण है वो भी हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि जो दक्षिणी भारत है वहाँ इक्वेबल क्लाइमेट है और उत्तरी भारत में विषम जलवायु है, वो इसी कारण से हम देख सकते हैं। फिर उच्चावच का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच जो है तापमान, वायुदाब, पवनों की गति तथा दिशा व ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। दो उदाहरण हमने यहाँ दिए हैं उच्चावच किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करता है। पहला उदाहरण है कि जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट जो है तथा असम के पवन विमुखी ढाल जो हैं वो अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। ये डायग्राम से हम बता रहे हैं कि ये सागर का एरिया है, ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। ये देखिए इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है पश्चिमी घाट। तो जब अरब सागर से ये पवनें आती हैं इस प्रकार से, ये इस पश्चिमी घाट के सहारे ऊपर उठती हैं उष्ण आर्द्र हवा के रूप में और शीतलन होता है उनका और विस्तार के कारण बादलों का निर्माण होता है और यहाँ पे ये काफी अच्छी बारिश करती हैं। लेकिन जैसे ये पवनें नीचे उतरती हैं ये शुष्क हो जाती हैं और इस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यहाँ देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र, और हवाओं के शुष्क हो जाने के कारण, गर्म हो जाने के कारण ये यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती हैं और उसका परिणाम है कि इसके पश्चिमी भाग में वर्षा हो रही है और इसके पूर्वी भाग में वर्षा नहीं होती है या कम होती है। तो ये फर्क उच्चावच का हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को हिमालय दो ब्रांच में विभाजित कर देता है, जिनमें से एक ब्रांच ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर मुड़कर मेघालय घाटी में भारी वर्षा करती है, क्योंकि वहां का जो उच्चावच है, वो जो क्षेत्र है मेघालय घाटी का, वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो एक कटोरा नुमा आकृति वहां बनती है और वहां भारी वर्षा होती है। तथा जो दूसरी ब्रांच है वो गंगा घाटी की ओर मुड़कर उत्तरी भारत में वर्षा का कारण बनती है। तो ये मानसूनी पवनों को हिमालय आगे नहीं जाने देता, बल्कि भारत में ही रोक के वर्षा करने के लिए मजबूर करता है। एक तरह से ऊपरी वायु परिसंचरण यानी अपर एयर सर्कुलेशन जो है वो किस प्रकार से भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। जो नए सिद्धांत हैं मानसून की उत्पत्ति के, वो बताते हैं कि किस प्रकार से ऊपरी वायु परिसंचरण मानसून को भी प्रभावित करता है और हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। दो प्रकार की जो ऊपरी वायु परिसंचरण हमारे यहाँ पे डेवलप होते हैं, एक जिसे हम पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं और दूसरा जिसे हम पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस डायग्राम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सर्दियों का जब समय होता है, शीत ऋतु जब होती है, तब ये जो जेट स्ट्रीम है ये हिमालय के यहाँ से दो ब्रांचेज में ये बहती है, एक हिमालय के उत्तर में और एक हिमालय के दक्षिण में। आप ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये बहती है। तो इसको ऊपरी वायु से अभिप्राय ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली वायु धाराओं से है, जेट स्ट्रीम से है। ये भूपृष्ठ से बहुत ऊंचाई पे यानी 9 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे तीव्र गति से चलती हैं। इन्हें जेट वायु धाराएं भी कहते हैं। ये बहुत सक्रिय पट्टी में चलती हैं। शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिणी भाग के ऊपर स्थित समताप मंडल में पश्चिमी जेट वायु धारा चलती है। यानी ये जो देखिए दक्षिण वाली जो ब्रांच है इसकी, यहाँ से ये वाली ब्रांच ये हिमालय के दक्षिण से चलती है और इसका प्रभाव क्या है, यही शाखा भारत की शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। इसका परिणाम क्या होता है कि ये जो जेट स्ट्रीम है, ये वाली जो जेट स्ट्रीम है,
जो पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं भूमध्य जो आपका सागर है वहां पे जो पश्चिमी जेट्स पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं यानी जो साइक्लोन्स उठते हैं, उनको ये अपने साथ भारत में लेकर आती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान इन भागों से। और इसका परिणाम होता है कि हिमालय की तलहटी में उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ भागों में वर्षा इसके कारण होती है। ये बताया भी गया है। यही शाखा भारत की शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। यह जेट धारा पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी शरद प्रवाह को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि तथा पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात होता है। इसके बाद जून में क्या होता है, यानी जैसे ही गर्मियां आती हैं तो स्थिति बदलती है। गर्मियों में ये जो तिब्बत का पठार है ये गर्म होता है, और गर्म होने के कारण यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और ये दो ब्रांचेज, एक ऊपर की तरफ जाती है और एक इधर की तरफ आती है। ये जो ब्रांच है जिसे हम पूर्वी जेट कहते हैं, ये ग्रीष्म काल में ज्यादा प्रबल हो जाती है, ज्यादा प्रभावी होती है, और ये जैसे जैसे यूं चलकर और नीचे बैठती है तो मॉनसून की जो हवाएं जो दक्षिण से आ रही हैं उनको ये आगे पुश करती है, आगे धकेलती है, जिससे मॉनसून और ज्यादा प्रबल हो जाता है। देखिए, जून में तिब्बत के पठार के गर्म होने से पूर्वी जेट वायुधारा अधिक सक्रिय हो जाती है, जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर चलने लगती है। उत्तरी भारत में मानसून के अचानक विस्फोट के लिए यही वायुधारा उत्तरदायी मानी जाती है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के आगमन में सहायता प्रदान करती है। आगमन का मतलब ये जो पवनें आ रही हैं ये यहाँ से जब नीचे बैठती है तो इनको आगे धकेलने का काम करती है, और उसका परिणाम होता है कि अच्छा मानसून होता है। और फिर पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या प्रभाव भारतीय जलवायु पर पड़ता है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं और भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। इसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश तटीय भागों में होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी भी होते हैं। तो किस प्रकार से पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है वो भारत के कुछ भागों में वर्षा करते हैं शीतकाल में, और उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो भारत के तटीय भागों में वर्षा करते हैं या मूसलाधार वर्षा करते हैं। इस प्रकार से ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। और जो और महत्वपूर्ण कारक, जो नए कारक जिनको कहा जा सकता है वो है अल नीनो तथा ला नीनो। यह एक ऐसी मौसमी परिघटना है जिसका प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ता है। भारत की मानसूनी जलवायु भी इस परिघटना से प्रभावित होती है। इस तंत्र में क्या होता है, पूर्वी प्रशांत महासागर के पीरू तट पर गर्म धारा प्रकट होने पर, ये गर्म धारा है, अल नीनो क्या है, एक गर्म धारा है जो पीरू तट के सहारे बहती है। हिंद महासागर में स्थित भारत में अकाल या वर्षा की कमी की स्थिति हो जाती है। अल नीनो के समाप्त होने पर प्रशांत महासागर की सतह पर तापमान तथा वायुदाब की स्थिति पहले जैसी हो जाती है, और ला नीना जो है वो भारतीय मानसून को प्रबल करने में सहायता करती है। इन उतार चढ़ावों को दक्षिण दोलन यानी सदर्न ओसिलेशन कहा जाता है। मानसूनों के प्रबल या दुर्बल होने में दक्षिण दोलन का बहुत परिणाम पड़ता है, यानी प्रभाव पड़ता है। इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं यहाँ बताता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम के द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बता देता हूँ कि हुआ क्या। बहुत साल पहले जो दक्षिणी अमेरिका के जो तटीय भाग हैं, ये तटीय भाग हैं, यहाँ पे क्योंकि तटीय भागों में हम जानते हैं कि मछली पालन बहुत होता है, तो जो मछुआरे थे उन्होंने ये महसूस किया कि हर 5 से 7 साल में वो देखते थे कि समुद्र तट के किनारे
मछलियां अपने आप मर जाती हैं। और तटीय भागों में जहां कभी बारिश नहीं होती वहां तेज बारिश होती है। ये चक्कर लगातार 5 से 7 साल में जब उन्होंने महसूस किया, तो उसके बाद वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा होता क्या है, होता क्यों है। तो आप देखिए, जो सामान्य स्थिति है उसमें क्या होता है कि ये जो मौसमी हवाएं हैं, प्रबल मौसमी हवाएं, हम ट्रेड विंड्स भी कह सकते हैं, ये ट्रेड विंड्स इधर से भी आती हैं, दक्षिण से और उत्तर से भी आती हैं। ये यहाँ जो जल बहता है, इक्वेटोरियल जो करंट है, इसके जल को इस तरफ ले जाती है, पश्चिम की तरफ, और ये पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ये गर्म पानी होता है, हम जानते हैं। गर्म पानी होने के कारण यहाँ तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के कारण संवहन होता है, और यहाँ बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ये सामान्य स्थिति है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये मौसमी हवाएं जो हैं ये दुर्बल हो जाती हैं। ये देखिए अल नीनो ईयर यहाँ दिखा हुआ है, अल नीनो आता है तो क्या होता है, ये देखिए ईस्टर्ली विंड्स वीकन्स, यानी ये जब हवाएं कमजोर हो जाती हैं, तो ये जो जिस गर्म पानी को ये पश्चिम की तरफ ले जाके एकत्रित कर रही थी, वो स्थिति नहीं हो पाती है। और उसका परिणाम क्या होता है कि इन भागों से जहां गर्म पानी हुआ करता था वहां से एक काउंटर करंट चलती है गर्म पानी की। ये जो काउंटर करंट है ये पेरू तट के सहारे ये इस प्रकार से बहती है। इसी को हम अल नीनो कहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, जब ये गर्म जलधारा यहाँ चलती है पेरू तट के पास, तो जो समुद्र के इन भागों से नीचे से जो ठंडा पानी आता था और मछलियों के लिए जो खाना लेकर, जो जू प्लांटन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स लेकर सरफेस पे लेकर आता था, जिनको खाकर मछलियां जीवित रहती थी, वो ठंडा पानी आना बंद हो जाता है, जिसके कारण मछलियों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता और वो मरने लगती हैं। ये अल नीनो की स्थिति है। यानी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब प्रबल मौसमी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, ट्रेड विंड्स, तो यहाँ पानी इकट्ठा होने के बजाय ये पानी काउंटर करंट के रूप में इधर बहने लगता है और पेरू तट पे गर्म जलधारा बहने लगती है। इसको हम कहते हैं अल नीनो। होता क्या है, जब यहाँ गर्म जलधारा बहने लगेगी तो यहाँ का तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो यहाँ संवहन होगा, और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। तो एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, ये इस प्रकार से, ये यूं चलेगा संचरण, और ये इस प्रकार से एक चक्कर बन जाएगा। ये पूरा चक्कर अल नीनो में इस प्रकार से बनता है। और लानीना क्या है, इसका विपरीत है कि ये मौसमी हवाएं और ज्यादा प्रबल हो जाएं, और ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। तो ये देखिए लानीना, ये अल नीनो की स्थिति है, ये लानीना। ये जो गर्म पानी है ये और ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा होगा, तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, और यहाँ पे संवहन की स्थिति ज्यादा होगी, बादल ज्यादा बनेंगे, चक्रवात ज्यादा बनेंगे, और ये इस प्रकार से यहाँ पे तो हो जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि गर्म पानी है, यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। इसका उल्टा अल नीनो में यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो है, यहाँ इसमें यहाँ हाई है, यहाँ लो है। तो ये एक प्रकार से एक पूरा परिसंचरण बनता है जो बदलता रहता है। इसी को हम कहते हैं दक्षिणी दोलन, सदर्न ओसिलेशन। ओसिलेट हो रहा है, जहां हाई प्रेशर था वहां लो प्रेशर हो गया, जहां लो प्रेशर था वहां हाई प्रेशर हो गया, इसलिए इसको दक्षिणी दोलन कहा गया। तो दो स्थितियां हम यहाँ देख पाते हैं कि अल नीनो जो है, क्योंकि गर्म पानी जो यहाँ रहता था वो अब है नहीं, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर होने से यहाँ पे बादल नहीं बनते, और इसका प्रभाव हमारे मानसून पे ये है कि ये मानसून को दुर्बल करता है, प्रबल करने के बजाय दुर्बल कर देता है, कमजोर कर देता है। और लानिना में क्या हो रहा है, यहाँ लो प्रेशर है, चक्रवात बनेंगे, वो हमारे यहाँ पे भी आएंगे और हमारे मानसून को और ज्यादा प्रबल करेंगे। अल नीनो जो है वो हमारे लिए, हमारे मानसून के लिए कमजोर पक्ष है, जबकि ला नीना जो है वो इसे और ज्यादा प्रबल करने में सहायक होता है। इस प्रकार से अल नीनो और ला नीना है वो हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये कुछ कारक थे जो जलवायु को प्रभावित करने वाले हैं, भारतीय जलवायु को। इसी के साथ ये हमारे जो कारक थे वो खत्म होते हैं।
इसके आगे जो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, वो मानसून की उत्पत्ति की बात करेंगे कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।